नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज की एथिकल वैल्यू है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस। जब देखो आप किसी चीज़ के लिए या फिर किसी के प्रति थैंकफुल महसूस करते हो तो वो वैल्यू होती है ग्रेटिट्यूड। जैसे मैं आपके प्रति ग्रेटफुल हूँ, मतलब आप सब लोग डिस्कशन में डेली बेसिस पे शामिल होते हो, मज़े आते हैं डिस्कशन करने में, तो मेरी आपके प्रति थैंकफुलनेस वाली फीलिंग है। समझ गए? तो ये वैल्यू जो है वो है ग्रेटिट्यूड। जैसे देखो बहुत से लोग भगवान को धन्यवाद करते हैं, उनके पास फैमिली है, जो कुछ भी उनको जीवन में मिला इसके प्रति वो थैंकफुल होते हैं भगवान के प्रति। तो ये भी जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटिट्यूड। जब आपके पास में ग्रेटिट्यूड की वैल्यू है ना, आप बहुत सेटिस्फाई रहते हो, लाइफ आप बढ़िया ढंग से जीते हो। जिसके पास में ये वैल्यू नहीं होती ना, वो ना हमेशा अपने आप को ज़्यादा समझता है कि जो कुछ मेरे पास है अपने दम पे है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं दे सकता, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर उनके अंदर इस प्रकार की वैल्यूज़ होती हैं। ग्रेटिट्यूड की वैल्यू आपको जीवन में खुश रखती है, हैप्पीनेस देती है। समझ गए? ये आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। 3 आर्टिकल्स सीधे सीधे, इसके अलावा बहुत सारे और भी आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। जैसे एक कंसेप्ट है हाई मॉडर्निज्म का, जीएसटी काउंसिल से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आज के डिस्कशन का नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पे पूछ लिया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या लिखोगे? मतलब तो आपको पता है। डेफिनेशन देखो ये लिखोगे, क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, इलेक्शन लड़ना और जीत जाना। ये 3 एलिमेंट्स आप लिखोगे। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, कंटेस्टिंग द इलेक्शंस एंड विनिंग द इलेक्शन। ये है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे देश में देखो टोटल आज के समय में 4001 एमएलएज हैं और इसमें से जानते हो 1777 यानी 1777 आउट ऑफ 4001 ये एमएलएज की संख्या है जिनके खिलाफ में क्रिमिनल केस हैं। और लोकसभा में 43% एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 2004 के अपेक्षाकृत ये आंकड़ा डबल हो चुका है। 2004 में तो सिर्फ 22% ही एमपी ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग था। 22% भी एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अब ये आंकड़ा डबल हो चुका है, 43%। अब देखो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे, इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि एमपीज और एमएलएस के खिलाफ ये केसेस है ना, बहुत सारे तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, यानी रूलिंग पार्टी ने जानबूझ के अपोजिशन के जो एमपी एमएलए हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिए ताकि उनको फंसाया जा सके, उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। राइटर बोलते हैं देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कुछ केसेस में बेशक ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सिस्टम के लिए शर्म की बात है कि इस प्रकार से रूलिंग पार्टीज के द्वारा कानून का मिसयूज किया जाता है, अपनी पावर का मिसयूज किया जाता है। बट देखो थोड़े बहुत केसेस ऐसे हो सकते हैं, ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनमें एफआईआर दर्ज की गई बहुत सोच समझ के, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, और ऐसे केसेस हैं जिनमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है कोर्ट में, पहली सुनवाई हो चुकी है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं कोर्ट में। और देखो हम जो ये क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं ना, 28% एमएलएस के अगेंस्ट तो सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। 1136 एमएलएज ऐसे हैं 4001 में से जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस मतलब जिसमें 5 या फिर उससे ज़्यादा सालों की सज़ा हो सकती है। ये कुछ और चुकाने वाला आंकड़ा है जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। 47 एमएलएज के अगेंस्ट मर्डर के चार्ज हैं, 181 एमएलएज के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर, 114 एमएलएज के अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, 14 एमएलएज के अगेंस्ट रेप के चार्जेस हैं। दिल्ली में 53% एमएलएज ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है।
बिहार में 59%, महाराष्ट्र में 39%, झारखंड में 39%, तेलंगाना में 39% और उत्तर प्रदेश में 38%। ये वो परसेंटेज हैं अलग अलग स्टेट्स में जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें 5 या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। और देखो एक चीज़ यहाँ पे, 2002 से पहले ना पता ही नहीं लगता था किस एमएलए या फिर एमपी के अगेंस्ट कितने केसेस पेंडिंग हैं। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 2002 में एक वर्डिक्ट दिया, जबरदस्त वर्डिक्ट था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला एमपी और एमएलएस को कि भैया अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो ना तो आप एक सेल्फ एफिडेविट फाइल कीजिए, कम से कम यार बताइए तो सही जनता को कि आपके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं। जनता आपको वोट करेगी, उनको पता ही नहीं है कि आप क्रिमिनल हो, आपके खिलाफ ये केसेस चल रहे हैं। तो हर एक वो पर्सन जो एमएलए या फिर एमपी के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको सेल्फ एफिडेविट अभी देना पड़ता है इलेक्शन लड़ने से पहले, जिसमें वो बताता है कि मेरे खिलाफ इतने केसेस पेंडिंग हैं। अब ये जजमेंट जो है ना, आजकल यूपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछने लगी है कि किस जजमेंट से क्या निकल के आया, तो ये याद रखिएगा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद देखो, ऐसा नहीं है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएस के अगेंस्ट केस हैं, ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही हाल है। आप बीजेपी देखिए, 479 एमएलएज ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और इसमें से 337 एमएलएज के खिलाफ तो सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। कांग्रेस के 334 एमएलएज के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, इनमें से 194 एमएलएज के अगेंस्ट सीरियस केसेस पेंडिंग हैं। इसके बाद ये पार्टीज देखिए, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति जो केसीआर की पार्टी है तेलंगाना में, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलएस के अगेंस्ट केसेस की बात करें तो 42% से लेकर 76% एमएलएस के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं और 32 से लेकर 43% एमएलएस के अगेंस्ट तो सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। ये हमने बात की एमएलएस की, और एमपीज की भी यही सिचुएशन है। इतना ज़्यादा डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एमएलए का डेटा आपने याद रख लिया तो सफिशिएंट है। मतलब आपको सिर्फ उतना डेटा याद रखना है जिसको आप आंसर्स में यूज कर सको। अदरवाइज देखो, इस पे कोई प्री का क्वेश्चन तो बनता नहीं है कि हाँ कितने % एमएलए या फिर एमपी के अगेंस्ट केसेस पेंडिंग हैं। अब देखो, एक पॉइंट राइटर ये बोलते हैं कि वो कैंडिडेट्स जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं ना, उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इलेक्शन में। वो कैंडिडेट्स जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं उनके जीतने के चांसेस 15% से ज़्यादा, और क्लीन रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स के जीतने की संभावना या फिर चांसेस 4.7%। डेटा के आधार पे ये नंबर पे पहुंची हैं राइटर। और किसी देश में ऐसा नहीं होता, सिर्फ हमारे देश में ऐसा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले के जीतने की संभावना ज़्यादा। जेंडर रिप्रेजेंटेशन हमारे देश में काफ़ी लो है। टोटल जितनी इलेक्टेड एमएलएज है ना 4001, इसमें से सिर्फ 9% वुमेन हैं और ज़्यादातर एमएलए कॉलेज ग्रेजुएट्स या फिर इससे ज़्यादा हैं। ज़्यादातर का मतलब यहाँ पे 66% से ज़्यादा एमएलएज या तो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उससे भी ज़्यादा। एक एमएलए की एवरेज एसेट कितनी है? 13.63 करोड़। और वो एमएलए जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है उसकी एवरेज एसेट कितनी है? 16.36 करोड़। और देखो, कंपेयर करो देश की जनता से। देश में 75% जो इंडियंस हैं ना, उनकी वेल्थ 8 लाख या फिर उससे कम है, और 98% जनता हमारे देश में ऐसी है जिसके पास में 80 लाख या फिर उससे कम की वेल्थ है। तो कंपैरिजन में आप देख लीजिए हमारे देश की जनता के पास कितनी वेल्थ है और कौन से कैंडिडेट्स जीत के आ रहे हैं। आपस में दोनों चीज़ें मेल नहीं खाती। इलेक्शंस में कितना कितना खर्च होता है, वैसे इलेक्शन कमीशन ने लिमिट लगाई हुई है कि एक कैंडिडेट 40 लाख खर्च कर सकता है अगर वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है, और एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है तो 70 लाख खर्च कर सकता है। 2022 में ये लिमिट बढ़ा के 90 लाख कर दी गई थी। बट देखो, वास्तव में इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। कैंडिडेट्स अकाउंट में हेरफेर करते हैं
और सही मायने में जो खर्चा होता है उसे नहीं बताते हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश के लोकसभा इलेक्शंस में जितना खर्चा होता है ना, जितना एक्सपेंडिचर होता है, वो इवन यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज़्यादा है। समझ गए? यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बल्कि कम खर्चा होता है, हमारे देश के लोकसभा इलेक्शन में ज़्यादा होता है। और देखो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ना क्यों टिकट देती हैं उन लोगों को जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। जाहिर तौर पे जैसा हमने डिस्कस किया, उनके जीतने के चांस ज़्यादा हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिर्फ विनिंग कैंडिडेट से मतलब है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि सामने वाला कैंडिडेट ऐसा है जिसके खिलाफ केस चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है बस हमारे जीतने वाले एमएलएज और एमपीज़ की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, यूएसए और कुछ दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में ना जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, पहले तो पार्टी में ना इंटरनल इलेक्शन होते हैं। जैसे यूएसए में कि रिपब्लिक पार्टी का कैंडिडेट कौन बनेगा प्रेसिडेंट का, डेमोक्रेटिक पार्टी का कौन बनेगा, पहले तो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं। तो हमारे देश में भी ऐसे होने चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए की टिकट किसे मिलेगी, उसके लिए पहले इंटरनल इलेक्शन हो। अब आप एक बात बताइए, देखो वो पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, जिनके खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो जीतने के बाद जितना खर्चा उन्होंने इलेक्शन लड़ने में किया है, मान लीजिए 20 करोड़ लगा दिए इलेक्शन जीतने में, अब इलेक्शन जीतने के बाद क्या वो अपने ये पैसे पूरे नहीं करेंगे? जाहिर तौर पे करेंगे। और यहां से करप्शन ब्रीड होता है। समझ गए? तो क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसे लोगों से जिन्होंने खुद ही इतना खर्चा किया है इलेक्शन जीतने के लिए, और इलेक्शन जीतने के बाद वो करप्शन जाहिर तौर पे करेंगे? ये चीज़ कैसे ठीक की जा सकती है? देखो, इवेंचुअली ये चीज़ ठीक करेगी जनता ही। जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी ना, ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली है। अगर जनता रिजेक्ट कर देना, हमें नहीं चाहिए ऐसे कैंडिडेट जो क्रिमिनल हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज देना बंद कर देंगी। बट हमारे देश में आपको पता है जनता में वैसे लिटरेसी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन असल मायने में जैसे लिटरेसी जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स के पास में होती हैं, उन्हें सही गलत की परख होती है, ऐसी अगर जागरूकता देश के नागरिकों में होना, ऑफकोर्स इतनी तो नहीं आ सकती, मतलब उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाए कि क्रिमिनल को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो देश का नुकसान हो रहा है, तो फिर देखो मज़ा ही आ जाए, मतलब फिर देश को असल मायने में फ़ायदा हो। अगर जनता इतनी जागरूक हो जाए, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, जो हमारे देश में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब जैसे देखो कई तरह की रेट्स, जैसे डेथ रेट कम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज हो गई, इसकी वजह से बूढ़े लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये एग्जाम्पल हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हो रहा है, इसका महिलाओं की लाइव्स पर, महिलाओं के जीवन पर कैसे असर पड़ रहा है, आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे जीएस पेपर 2 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा। कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था ना, हमारे देश की पॉपुलेशन थी 340 मिलियन, और आज हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ के हो गई है 1.4 बिलियन, यानी 140 करोड़। पहले दिक्कत हुआ करती थी खाने की, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा पुअर हुआ करता था, इलाज होता नहीं था, इसलिए बहुत से लोगों की तो डेथ हो जाती थी। बट आज ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आज खाने के लिए दिक्कत नहीं है, सरकार की स्कीम्स चल रही हैं, इलाज बहुत ज़्यादा सस्ता है, अच्छा है आज के समय में। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है देश की। अदरवाइज़ देखो, पहले क्या हुआ करता था, 1941 में मेल एक्सपेक्टेंसी, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एवरेज तौर पे एक मेल हमारे देश में 56 साल जीता था, और 50% बॉयज़ सिर्फ ऐसे होते थे जो 28 साल की एज अचीव कर पाते थे। बट आज ये संख्या पूरी तरह से बदल चुकी है। आज मैन के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 69 ईयर्स है। 50% मैन ऐसे हैं जो 75 ईयर्स की एज तक जीते हैं या इससे ज़्यादा भी। और पहले क्या हुआ करता था, देखो 4 चिल्ड्रन तो ज़रूर पैदा किया करते थे कपल्स। उनको लगता था कि यार 4 में से हो सकता है 2 की डेथ हो जाए, 2 तो कम से कम जिंदा रहेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलाज बहुत बढ़िया संभव है,
तो पहले जो डर हुआ करता था ना, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बच्चे पैदा किया करते थे कि इसमें से कुछ की तो डेथ हो जाएगी, कुछ ही बचेंगे, वो डर अब खत्म हो गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट 1950 में हुआ करती थी 5.7, 2019 में घट के हो गई है 2.1। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने जीवन काल में एवरेज तौर पे कितने बच्चे को जन्म देती है। और देखो ये सब जो बदलाव आए, इससे जो इंडियन वुमेन है ना, उसकी लाइफ पर भी असर पड़ा, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। जैसे महिलाओं की भी एज बढ़ गई, पहले जैसे मैन की तरह महिलाएं भी कम जीती थी, अब ज़्यादा जीती हैं। पहले महिलाएं ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी, तो ज़्यादा बच्चों को जन्म देने की वजह से उनका ज़्यादातर जीवन तो बच्चों की देखरेख में ही बीत जाता था। बच्चा छोटा है, बच्चा पैदा हुआ है, बट अब चूंकि महिलाएं बच्चों को कम जन्म देती हैं तो उनके पास टाइम बचता है, ज़्यादा स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का और एजुकेशन का। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ दिक्कत पता है क्या है, पहले चूंकि ना एवरेज तौर पे मान लीजिए महिलाएं 4 बच्चों को जन्म देती थी पुराने समय में, तो ना 4 में से ना एक भी बेटा नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी, सिर्फ 6%। बट आज चूंकि बच्चे पैदा ही कम होते हैं, मान लीजिए 2 बच्चे पैदा किए एक महिला ने, तो दोनों में से एक भी बेटा नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। और आपको पता है हमारे देश में पैट्रियार्की है, बेटा पैदा करने के लिए महिला पे बहुत प्रेशर होता है। सोच ये है कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाएगा, बेटी तो पराया धन है, बेटी तो दूसरे के घर में चली जाएगी, बेटे के हाथ में ही प्रॉपर्टी आएगी। अगर बेटी के हाथ में प्रॉपर्टी आई तो वो तो किसी दूसरे के पास में चली जाएगी, बेटा ही बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेगा। इस सोच के कारण ना सन प्रेफरेंस ज़्यादा है। बट चूंकि कम बच्चे पैदा कर रही हैं महिलाएं, तो फिर सन ना होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, वो ज़्यादा एंजाइटी की शिकार होती हैं। इवन देखो महिलाओं का भी ये मानना है, चौंकाने वाला आंकड़ा ये है 85% वुमेन ऐसी हैं हमारे देश में जो मानती हैं कि बुढ़ापे में बेटा ही हमारा ख्याल रखेगा, और सिर्फ 11% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट किया कि डॉटर्स हमारा ख्याल रख लेंगी बुढ़ापे में। और सन की प्रेफरेंस के कारण ही सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता है, और कई बार डॉटर्स बीमार हो जाती हैं तो उनकी प्रॉपर देखरेख नहीं होती जानबूझ के। समझ रहे हो क्यों नहीं होती? समझ गए आप? इन सब चीज़ों का ही नतीजा है। बेशक एजुकेशन का लेवल इंप्रूव हुआ, बेशक इलाज अच्छा हुआ, बट गर्ल्स का जो आंकड़ा है पर 100 बॉयज वो कम हो गया। 96 था 1950 में, घट के 2019 में हो गया 91। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया, एक फायदा ये हुआ कि अब महिला कम बच्चों को जन्म देती है तो उसके पास में ज़्यादा समय है एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। इनरोलमेंट भी बढ़ा है एजुकेशन में, 70% गर्ल्स ऐसी हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करती हैं। बट एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो ये है अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। अर्ली मैरिज, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, 1940s में एवरेज एज एट फर्स्ट बर्थ, महिलाओं की एवरेज एज एट फर्स्ट बर्थ थी 20। लेकिन देखो 1980s आते आते ये ज़्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ 22 से थोड़ा कम थी। मतलब आज भी सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादातर महिलाएं, अभी देखो ये 1980s का आंकड़ा है, 2023 चल रहा है, तो जाहिर तौर पे थोड़ा तो ये आंकड़ा इंप्रूव हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। मतलब आज भी ज़्यादातर महिलाएं बहुत कम एज में बच्चे को जन्म दे देती हैं, और एक बार बच्चे को जन्म दिया फिर बच्चे का ख्याल भी रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों चीज़ों को, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ निभा पाना। तो कई बार एक्सपर्ट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं ना कि फर्टिलिटी रेट कम हुई है, पहले महिलाएं ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी, 4 या उससे ज़्यादा, तो उनकी पूरी ज़िंदगी बच्चे पैदा करने में और बच्चे पालने में ख़त्म हो जाती थी। बट अब कम बच्चे पैदा कर रही हैं, फिर भी उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन क्यों कम है? लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इसलिए कम है, देखो मान लीजिए 22 साल की एज में बच्चे को जन्म दे दिया, फिर उसको पाला पोसा, फिर दोबारा एक और बच्चे को जन्म दे दिया, बेशक 2 बच्चे पैदा हुए, बट 20s की जो ये एज है ना, यही तो सीखने की एज है ना यार। अगर ये आप सब 20s में हो ज़्यादातर लोग, तो ये आपकी ये एज चली गई ना 20s की, तो फिर कोई भी पर्सन ना उसके लिए बाद में सीखना
एम्प्लॉयमेंट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बाद में एम्प्लॉयमेंट मिल भी गई तो वो अनस्किल्ड वाली मिलेगी, क्योंकि यही वो एज है 20s वाली जिसमें कोई पर्सन अच्छी स्किल हासिल करता है, स्किल हासिल करके फिर उसकी जॉब लगती है। मानता हूं मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी नई नई स्किल्स हासिल करते रहते हैं, लेकिन यार ज्यादातर ऐसे नहीं होते हैं। तो ये 20s की एज तो महिलाओं की खत्म ही हो जाती है ना बच्चा पैदा करने में, इसलिए उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम रहता है। अगर पार्टिसिपेट भी करती हैं तो वो अनस्किल्ड जॉब में करती हैं। अब एक और आंकड़ा है यहां पे, देखो 2011 के सेंसस के हिसाब से 18% मैन जिनकी एज 65 से ज्यादा वो विडोड हैं, मतलब उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। लेकिन महिलाओं के लिए ये आंकड़ा ज्यादा है, 55% महिलाएं जिनकी एज 65 से ज्यादा लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। महिलाएं देखो पुरुषों से ज्यादा जीती हैं, ये साइंटिफिक आंकड़ा है। और हमारे देश में तो एक और चीज भी है ना, महिला और पुरुष की शादी होती है ना, आमतौर पे महिला की एज कम होती है, पुरुष की ज्यादा होती है। 2-3 साल का 4 साल का फर्क होता है, बहुत बार तो ज्यादा फर्क भी होता है। इसलिए ये आंकड़ा आप कह सकते हो कि महिलाएं 55% ऐसी जिनकी एज 65 से ज्यादा है लेकिन जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब ऐसी महिलाओं के नाम पे आपको पता है हमारे देश में प्रॉपर्टी कम होती है, उनके पास में सेविंग्स कम होती हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनकी एज 65 से ज्यादा है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो फिर पूरी तरह से ना अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं अपना जीवन चलाने के लिए। इसीलिए तो सन प्रेफरेंस रहती है, जो हमने शुरुआत में पॉइंट डिस्कस किया कि सन प्रेफरेंस क्यों। सन प्रेफरेंस इसलिए हस्बैंड की डेथ हो गई, अब पालन पोषण कौन करेगा, एज तो ज्यादा हो चुकी है, बेटा करेगा, इसीलिए सन प्रेफरेंस। समझ गए पॉइंट। इसलिए राइटर बोलते हैं कि देखो पैट्रियार्कल नॉर्म तो चेंज होने में समय लगेगा, मतलब ये जो सोच है कि बेटे काम आएंगे, बेटियां पराया धन है, ये सोच चेंज होते टाइम लगेगा। लेकिन मीनवाइल आप महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो ताकि वो किसी के मोहताज ना रहे, बुढ़ापे में भी उनको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अगर हम देखो ईस्ट एशियन कंट्रीज से कंपेयर करें ना, जैसे सिंगापुर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, इन देशों में ना जब डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, जैसे फर्टिलिटी रेट वगैरह कम हुई, तो वहां पे ये दिक्कत नहीं आई। वहां पे मैरिज डिले हो गई। पहले महिलाओं की मैरिज 18 साल में होती थी, तो 27, 28 एग्जाम्पल के तौर पे ये एज हो गई। बच्चा भी जाहिर तौर पे लेट पैदा हुआ, तो उनके पास ना बहुत समय मिल गया एम्प्लॉयमेंट हासिल करने का, स्किल हासिल करने का, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा। बट भारतीय महिलाओं को ना अभी तक इस चीज का फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जल्दी शादी होना, जल्दी बच्चा पैदा करना। लास्ट में राइटर इस चीज का सॉल्यूशन भी बताते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा आप क्रैच इस्टेब्लिश करो। क्रैच देखो वो स्थान होता है जहां पे छोटे बच्चों की केयर की जाती है। जब उनके पेरेंट्स काम पर गए हों या फिर शॉपिंग पे या फिर किसी दूसरे काम गए हो ना, तो मीनवाइल क्रैच में उनके बच्चों की देखभाल की जाती है, ध्यान रखा जाता है। तो हमारे देश में जितने ज़्यादा क्रैच इस्टेब्लिश होंगे ना उतना अच्छा है। और इनोवेटिव सॉल्यूशन ये है, नरेगा में जो वर्कर्स हैं ना, उनको सरकार 100 दिन का काम देती है, मान लीजिए कम से कम 1 साल में। अभी उनका इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे रोड बनवा लिया, पेड़ लगवा लिए, खड्डा खुदवा लिया। लेकिन मनरेगा वर्कर्स का इस्तेमाल करे सरकार क्रैच के स्टाफ की हेल्प के लिए। क्रैच में जो स्टाफ है ना, उनकी हेल्प के लिए मनरेगा वर्कर्स को इस्तेमाल करे। अब दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो मूवमेंट है ना, जिसमें महिलाएं एक ग्रुप बनाती हैं, आपस में लोन देती हैं एक दूसरे को। इस मूवमेंट की सहायता से भी क्रैच इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया कि हम बच्चे की केयर करेंगे। तो क्या होगा, अब एक दिन की छुट्टी तो हर कोई लेता है, जैसे तो 9 महिलाएं काम पे गई है ना, तो एक महिला की मान लीजिए छुट्टी है, तो वो महिला बाकी बच्चों को संभाल लेगी क्रैच में, जो लोकल एरिया में इस्टेब्लिश होगा। फिर दूसरी महिला की बारी आ जाएगी, वो बाकी 9 महिलाओं के बच्चे को संभाल लेगी। इस प्रकार से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो मूवमेंट है ना, ये भी क्रैच में बच्चों के केयर में बहुत बड़ी रोल प्ले कर सकती है।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023 से संबंधित है। देखो वैसे 2 दिन पहले हमने ये आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया था। 2 नए पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उनको भी आप आंसर्स में इस्तेमाल कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, देखो जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023 है ना, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड करता है। सरकार कहती है ये पुराना जो एक्ट है ना सिर्फ फॉरेस्ट को कंजर्व करता है, बट नया बिल फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज भी करता है। राइटर कहते हैं 2019 से 2021 के बीच में हमारे देश में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ 1540 स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन देखो 1540 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ ना हमारे देश में 2019 से लेकर 2021 के बीच में, इसमें से 1509 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर का है। पॉइंट समझ में आया? मतलब 2 सालों में जितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ ना हमारे देश में, ज्यादातर देखो वो प्राइवेट फॉरेस्ट हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट जैसे किसी ने अपनी जमीन पर प्लांटेशन की है, किसी ने अपने बगीचे में पेड़ उगाए हैं, ये वो फॉरेस्ट कवर है जो सरकार ने माना है कि हमारे देश में इंक्रीज हुआ है। बट देखो ये जो प्राइवेट फॉरेस्ट कवर है, किसी ने अपनी जमीन पे पेड़ उगाए हैं या प्लांटेशन की है, तो वो लोग, वो प्राइवेट पर्सन्स खुद भी अपनी प्लांटेशन को यूज करेंगे एज ए कार्बन क्रेडिट के तौर पे और उसे बेच देंगे कार्बन क्रेडिट को और उससे पैसे कमाएंगे। तो जो सरकार टारगेट अचीव करना चाहती है ना कि हमारे देश में 33% फॉरेस्ट कवर हो, मतलब जितना लैंड है उसका 33% फॉरेस्ट कवर हो और कार्बन सिंक कैपेसिटी हो 2.5 बिलियन से लेके 3 बिलियन टन के बीच में कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये कमिटमेंट पूरा नहीं होगी इस हिसाब से। कहने का मतलब ये है, राइटर कहना चाहते हैं देखो सरकार ना ऊपर ऊपर से आंकड़ों में खेल रही है, कहती है फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, लेकिन वास्तव में जैसे ये घने फॉरेस्ट है ना, ये नहीं इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। आगे भी सरकार इसी रणनीति पे काम करना चाहती है, तभी बिल में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए इंसेंटिव का प्रोविजन किया गया है। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ट्रीज का एग्रीकल्चर पर्पज से इस्तेमाल करना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है, जो अमेंडमेंट की गई है ना उसके बाद स्टेट्स के पास में ये पावर नहीं रहेगी कि किसी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लैंड को, मान लीजिए कोई ऐसा फॉरेस्ट लैंड है जो रिकॉर्ड में नहीं है, मतलब कागजों में एज ए फॉरेस्ट डेजिनेटेड नहीं है, लेकिन ज़मीन पर वास्तव में फॉरेस्ट लैंड है या फिर ट्रीज़ के कुछ पैचेस हैं, 100-150 ट्रीज एक साथ हैं, फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट एरिया को स्टेट्स अब फॉरेस्ट के तौर पे क्लासिफाई नहीं कर सकेंगे, उनकी ये पावर चली जाएगी। वो एरिया जो सिर्फ कागजों में फॉरेस्ट के तौर पे डेजिनेटेड है उसको ही फॉरेस्ट माना जा सकता है। स्टेट के पास पावर नहीं रहेगी कि वो किसी एरिया को जहां पे अब फॉरेस्ट उग गए हैं तो रिकॉर्ड में चढ़ा दें कि अब ये फॉरेस्ट एरिया है, नहीं, स्टेट के पास पावर नहीं रहेगी। तो ये पूरा आर्टिकल जिसमें 2-3 पॉइंट रह गए थे हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। इसके बाद आज देखो ये टेक्स्ट कंटेक्स्ट का आर्टिकल है, इसमें ना एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है जिस पर यूपीएससी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकती है, आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंसेप्ट का नाम है हाई मॉडर्निज्म। हाई मॉडर्निज्म, इस कंसेप्ट में ना ये माना जाता है कि साइंस में जो नई नई एडवांसमेंट आ रही है ना उसकी सहायता से सोशल वर्ल्ड में भी इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। जो लोग इस कंसेप्ट को मानते हैं ना उनका साइंस में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, उनको लगता है कि साइंस की सहायता से इवन सोसाइटी में चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। 1920s में ना, 20वीं शताब्दी में ना हाउसिंग की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी यूरोपियन कंट्रीज में। तो ना कुछ एक्सपर्ट्स ने मिलके, जैसे कुछ आर्किटेक्ट्स ने, एक्सपर्ट्स ने मिलके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स डिजाइन किए। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जैसे सेम तरह की बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची जो एक ग्रिड में बनाई गई, ऐसे ग्रिड में ज़्यादा घर इससे पैदा हो गए, प्रोड्यूस हो गए, ताकि ज़्यादा लोग रह सकें इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में। तो साइंस का इस्तेमाल किया गया इन हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस को बनाने के लिए ताकि ज़्यादा लोग इसमें रह सकें, अच्छे से रह सकें। बट देखो नुकसान क्या हुआ,
नुकसान ये हुआ, इस अप्रोच में ना, हाई मॉडर्निज्म में ना, डाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। जैसे घर तो बना दिए गए लोगों को, लेकिन उनसे पूछा ही नहीं गया। कुछ ही लोगों ने मिलके, चंद लोगों ने मिलके सोसाइटी डिजाइन कर दी। लोगों से पूछा ही नहीं गया आपको किस प्रकार के घर चाहिए, आपकी फैमिली का साइज कितना है, आपका कल्चर कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कुछ नहीं पूछा गया लोगों से। बस उनको अपने हिसाब से घर बना के दे दिए गए। तो जो हाई मॉडर्निज्म का ये कंसेप्ट है ना, इसमें टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। मतलब कुछ लोग ऊपर से बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, डाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखा जाता, लोकल लोगों से पूछा नहीं जाता। वही हो रहा है इस चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कल को इसका इस्तेमाल होने लगेगा पॉलिसी मेकिंग में। बट देखो, डेटा तो इंटरनेट से उठाया गया है ना। चैट जीपीटी का जो डेटा है वो कहां से आता है? इंटरनेट से आता है। और इंटरनेट पे लोकल पर्सपेक्टिव कई बार अवेलेबल ही नहीं होता। अब कोई ट्राइब है, उसका डेटा थोड़ी ना मिलेगा आपको चैट जीपीटी में। उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या डेटा मिलेगा? नहीं। अगर किसी थर्ड पर्सन का उनके ऊपर व्यू होगा, वो डेटा बेशक मिल जाए। तो नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ना, ये चीज़ें बहुत हद तक ठीक नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही समाज को बदल देंगी, नहीं। अगर ऐसी जो सोच है ना, इनकी सहायता से समाज को बदलने की कोशिश की जाती है, तो वो हाई मॉडर्निज्म होगा, टॉप डाउन अप्रोच होगी, लोकल लोगों का पर्सपेक्टिव ख्याल में रखा ही नहीं जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग हुई थी ट्यूसडे को, जिसमें कई फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल जिसमें देखो 1/3 वोट सेंटर के रहते हैं, 2/3 वोट स्टेट्स के रहते हैं। सारे जीएसटी संबंधित फैसले जो हैं वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। हाल ही में जो मीटिंग हुई, इसमें ये फैसले लिए गए कि जो ऑनलाइन गेमिंग वाली ऐप्स है ना, जैसे Dream11 वगैरह है, कोई भी ऐप हो ऑनलाइन गेमिंग वाली जिसमें स्किल इन्वॉल्व हो या फिर नहीं हो, चाहे वो स्किल के बेस पे हो या फिर चांस के बेस पे हो। चांस मतलब किस्मत वाला, जैसे आपने लूडो में आपने जो डाइस है वो फेंका, अब ये आपकी किस्मत है, उसमें क्या आएगा। ऐसी गेम्स जिसमें जो किस्मत डिपेंडेंट है, चांस डिपेंडेंट है, और ऐसी गेम जिसमें आपके पास स्किल होती है और उससे आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हो। किसी भी प्रकार की ऐप हो, उसमें जो भी पैसा आप जीतोगे ना, 28% जीएसटी लगेगा। पहले एक डिबेट चल रही थी कि ऐसी गेम्स को छोड़ दिया जाए जिसमें स्किल इन्वॉल्व है, लेकिन सरकार ने बोल दिया नहीं, कोई भी गेम हो, चाहे चांस वाली हो या फिर स्किल वाली हो, सब पे 28% जीएसटी लगेगा अगर कोई पर्सन पैसा जीतता है तो। कुछ चीज़ों पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा जीएसटी को क्लैरिफाई किया गया, कुछ चीज़ों पे रिड्यूस भी कर दिया गया। जैसे बिना कुक्ड, बिना फ्राइड जो स्नैक पैलेट्स होते हैं, उन पे जीएसटी कम कर दिया गया। एसयूवी यानी स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स, इन पे। इसके अलावा कुछ जो इंपोर्टेड ड्रग्स जिनका इस्तेमाल होता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए या फिर रेयर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, इन पर जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया। आपको याद होगा 6 साल जब पूरे हुए थे जीएसटी को, हमने आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बोला गया था, एक क्रिटिसिज्म था कि अभी तक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं आया है। तो काउंसिल ने डिसाइड किया कि 50 बेंचेस जो हैं वो इस्टाब्लिश की जाएंगी जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल की देश में, वहाँ पर जहाँ पे किसी राज्य की कैपिटल है या फिर हाई कोर्ट है वहाँ पर। अब देखो लास्ट में समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। वुमेन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि हमारे देश में डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है। पहले जनसंख्या कम थी, अब बढ़ी है, इलाज बढ़िया हुआ है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, खाना उपलब्ध है। लेकिन देखो महिलाओं पे बर्डन इंक्रीज़ हुआ है जेंडर प्रेफरेंस के कारण। सन को प्रेफरेंस दी जाती है। पहले क्या होता था, ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे तो एक बेटा तो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुआ करती थी। अब कम बच्चे हैं तो बेटा होने की प्रोबेबिलिटी कम, तो इसलिए सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, बेटियां बीमार हो गई तो उनका ख्याल ना रखना, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फिर हमने बात की थी चेंज इन मदरहुड एजुकेशन। अब चूँकि कम बच्चे पैदा होते हैं, महिलाओं के पास ज़्यादा टाइम है पढ़ने के लिए, पढ़ाई तो उनकी इंक्रीज़ हुई है बट एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जल्दी एज में बच्चा पैदा कर देना, इससे उनके जो क्रूशियल ईयर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर लास्ट में वो भी हमने ओल्डर वुमेन वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि ज़्यादा महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी एज 65 से ज़्यादा, बट जिनके हस्बैंड की डेथ है, तो ऐसी महिलाएं सन के ऊपर डिपेंडेंट, इसलिए सन की प्रेफरेंस ज़्यादा। तो जेंडर डिसएडवांटेज को तोड़ना है। कैसे तोड़ा जा सकता है? पैट्रियार्की तो चेंज होते समय लगेगा। अभी क्या कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट और एसेट प्रोवाइड किया जा सकता है।
और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया तो उनके बच्चे की देखभाल के लिए प्रोविजन किया जा सकता है, जैसे क्रच की स्कीम। मनरेगा वर्कर्स को ट्रेन किया जा सकता है बच्चों को ख्याल रखने के लिए। इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट का भी सहारा लिया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। पॉपुलेशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि एमएलएज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे एमएलएज एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस केसेस पेंडिंग हैं। डेटा डिस्कस किया, 28% एमएलएज तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, जिनमें 5 या फिर 5 से अधिक साल की सजा हो सकती है। बहुत सारा डेटा हमने डिस्कस किया था। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज में ये केसेस पेंडिंग है, एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। लोकसभा में जो एमपीज हैं वहां भी केसेस पेंडिंग है। फिर वेल्थ वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं जो जीत के आते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है, लेकिन आम जनता के पास पैसा बहुत कम है। कम महिलाएं हैं अभी लोकसभा में और विधानसभा में भी, तो अच्छे लोगों को टिकट देने की आवश्यकता है। यूएसए दूसरे कंट्रीज़ में तो इंटरनल इलेक्शन होते हैं, हमारे देश में नहीं होते हैं। इसकी शुरुआत होनी चाहिए, जनता को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। लास्ट में ये क्वेश्चंस देख लीजिए, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है pwonlyis.com पे जाके। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।